नमस्कार जी। आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर बात करने वाले हैं जिसने हरियाणा की राजनीति में काफी हलचल मचा दी है। जी। ये कांग्रेस के एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं जी। प्रोफेसर संपत सिंह। उनका इस्तीफा पत्र है जो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भेजा है। हाँ, 2 नवंबर 2025 का ये पत्र है। बिल्कुल, और इसमें जो बातें लिखी हैं वो काफी कह सकते हैं तीखी हैं। हाँ। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पत्र को थोड़ा खोल कर देखें, समझें कि प्रोफेसर सिंह ने इस्तीफे के पीछे क्या वजहें बताई हैं। और हाँ, ये साफ कर दें कि हम सिर्फ और सिर्फ इस पत्र में जो लिखा है उसी के आधार पर हरियाणा कांग्रेस की वो तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे जो प्रोफेसर सिंह ने पेश की है। जी बिल्कुल, सोर्स पर ही टिके रहना जरूरी है। अच्छा, विश्लेषण शुरू करने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि प्रोफेसर सिंह खुद हैं कौन, मतलब पत्र में वो अपना परिचय कैसे देते हैं। हाँ, ये जरूरी है। वे लिखते हैं कि वो 6 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री भी और 1 बार नेता प्रतिपक्ष भी। काफी लंबा अनुभव है। हाँ, और राजनीति में आने से पहले वो राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक थे। तो जाहिर है हम एक ऐसे व्यक्ति के पत्र पर बात कर रहे हैं जिनका हरियाणा की राजनीति में एक लंबा और महत्वपूर्ण करियर रहा है। जी। चलिए अब सीधे पत्र में जो लिखा है उस पर आते हैं। पत्र की शुरुआत में प्रोफेसर सिंह 2009 का जिक्र करते हैं जब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। हाँ, वो बताते हैं कि उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए कैसे मनाया गया था। और उन्हें फतेहाबाद से टिकट का वादा किया गया था, जो उनका मतलब पारंपरिक क्षेत्र था जहां से वो 5 बार जीते भी थे। लेकिन उनके मुताबिक ऐन वक्त पर उन्हें नलवा से लड़ने को कह दिया गया। खैर, वो नलवा से चुनाव जीत भी गए। जीत गए, हाँ। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जैसा वो लिखते हैं, उनका कहना है कि उनके नलवा जाने से फतेहाबाद की जनता थोड़ी नाराज हो गई। अच्छा। और कांग्रेस वो सीट हार गई। और वो ये भी दावा करते हैं कि उनके कांग्रेस में आने से पार्टी को उस चुनाव में करीब आधा दर्जन और सीटें जीतने में भी मदद मिली थी। तो मतलब पार्टी को फायदा पहुंचाया उन्होंने। हाँ, पत्र तो यही कहता है, नलवा से जीते भी, पार्टी को फायदा भी पहुंचाया। लेकिन इसके बावजूद वो लिखते हैं कि उन्हें ना तो मंत्री बनाया गया, ना संगठन में कोई बड़ा पद मिला। ये थोड़ी अजीब बात है। पत्र में वो बताते हैं कि उन्हें बाद में मतलब कथित तौर पर यह पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव जीतने के फौरन बाद वो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा जी से मिले थे। अच्छा, सैलजा जी से। हाँ, और सैलजा जी के मंत्रालय ने उनके चुनाव क्षेत्र नलवा के विकास के लिए कुछ 18 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। जी। पत्र के अनुसार बस इसी मुलाकात के बाद उन्हें एक तरह से नलवा तक ही सीमित कर दिया गया ताकि वो राज्य के बाकी हिस्सों में पार्टी के लिए काम न कर सके। तो ये जो शुरुआती अनुभव प्रोफेसर सिंह बता रहे हैं अपने पत्र में, ये सिर्फ एक मतलब पर्सनल शिकायत जैसी नहीं लगती। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। बल्कि उनके लिखने का ढंग ऐसा है मानो वो इसे पार्टी के अंदर जो चल रहा था उसके एक बड़े पैटर्न के शुरुआती संकेत की तरह दिख रहे हों। उनका जोर इस बात पर है कि कैसे एक जीत के बाद भी कथित गुटबाजी या शायद व्यक्तिगत रंजिशों के चलते उन्हें किनारे किया गया, और इसका असर सिर्फ उन पर नहीं बल्कि पार्टी की संभावनाओं पर भी पड़ा, जैसे वो फतेहाबाद सीट हार गए। हाँ, ये कनेक्शन वो बनाते हैं। उनके पत्र में ये भी तर्क है कि उनके कई साथी जो उनके साथ कांग्रेस में आए थे वो 2014 में निराश होकर वापस इनेलो चले गए। अच्छा, इनेलो में है? जी, और पत्र दावा करता है कि इसी वजह से इनेलो ने हिसार लोकसभा सीट जीती और बाद में विधानसभा सीटें भी। सिंह आगे लिखते हैं कि 2019 में उन्हें फिर टिकट नहीं मिला। फिर से नहीं मिला? हाँ, और नलवा और फतेहाबाद दोनों सीटें भाजपा जीत गई। फिर 2024 में उन्हें सिरसा लोकसभा क्षेत्र का कोऑर्डिनेटर बनाया गया, जहां कुमारी सैलजा उम्मीदवार थीं। हाँ। पत्र के मुताबिक उनकी सक्रियता खासकर नरनौंद में एक सफल रैली उन्होंने की, वो शायद राज्य के नेतृत्व को रास नहीं आई। और नतीजा ये कि उन्हें फिर विधानसभा का टिकट नहीं मिला और कांग्रेस नलवा सीट फिर हार गई। तो ये सिर्फ 2009 की बात नहीं है, उनके हिसाब से ये सिलसिला तो मतलब बाद के चुनाव में भी चलता रहा। और पत्र का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर है कि यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। बिल्कुल। प्रोफेसर सिंह अपने तर्क को पुख्ता करने के लिए हरियाणा के कई बड़े और असरदार नेताओं का उदाहरण देते हैं। हाँ, लिस्ट तो काफी लंबी है। जी, जिनके बारे में वो लिखते हैं कि उन्हें कथित तौर पर अपमान या उपेक्षा के कारण पार्टी छोड़नी पड़े। ये सूची वाकई काफी लंबी है और इसमें कुछ बहुत बड़े नाम हैं, जैसा पत्र में लिखा है। जैसे श्री भजन लाल जी, जिन्हें पत्र पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, 3 बार के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बताता है। पत्र कहता है कि उन्हें अपमानित होकर पार्टी छोड़नी पड़ी और हरियाणा में कांग्रेस के लिए इसके नतीजे विनाशकारी रहे। फिर श्री राव इंद्रजीत सिंह,
जिनका जिक्र पत्र में 4 बार के विधायक और 6 बार के सांसद के रूप में है। पत्र के अनुसार लगातार अपमान के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी और आज वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। हाँ, ये भी बड़ा नाम है। हाँ, फिर श्री कुलदीप बिश्नोई, 4 बार विधायक और 2 बार सांसद। पत्र का दावा है कि बार बार उपेक्षा के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी। और भी कई नाम हैं, जैसे श्री धर्मवीर सिंह, श्री बीरेंद्र सिंह, डॉक्टर अशोक तंवर, डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्री अवतार भड़ाना। इन सब के बारे में पत्र में कमोबेश यही कहा गया है कि वो या तो गुटबाजी के शिकार हुए या अपमानित किए गए या उपेक्षित महसूस करने के बाद पार्टी से अलग हो गए। ये वाकई हरियाणा की राजनीति के कुछ बेहद जाने माने नाम हैं, जैसा पत्र में लिखा है। अगर हम सिर्फ पत्र की बातों पर ध्यान दें तो इतने सारे सीनियर और अनुभवी नेताओं का पार्टी से अलग हो जाना, जैसा सिंह दावा कर रहे हैं, किसी भी संगठन के लिए एक बड़ा झटका होना चाहिए। हाँ, जाहिर है। पत्र किस तरह से इन घटनाओं को एक साथ जोड़ता है? क्या वो इन्हें अलग अलग देखता है? नहीं, पत्र इन सभी उदाहरणों को सिर्फ अलग अलग घटनाओं के तौर पर नहीं देखता। प्रोफेसर सिंह इन्हें एक पैटर्न की तरह पेश करते हैं। वो इसे पार्टी के भीतर कथित तौर पर गहरे बैठे व्यवस्थागत मुद्दे और चरम पर पहुंची गुटबाजी का नतीजा बताते हैं। अच्छा, एक पैटर्न। हाँ, उनका तर्क है कि ये सिलसिला सिर्फ नेताओं के आने जाने का नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे पार्टी समय के साथ अंदर से कथित तौर पर कमजोर होती गई। ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि संगठन के लेवल पर विफलता है, ऐसा पत्र का रुख लगता है। और पत्र सिर्फ नेताओं के जाने पर ही नहीं रुकता, बल्कि कुछ खास घटनाओं का भी जिक्र करता है, जिन्हें वो पार्टी के अंदर की समस्याओं के गंभीर उदाहरण मानता है। इसमें 2016 की राज्यसभा चुनाव वाली घटना का तो काफी विस्तार से जिक्र है। जी हाँ, और वो जिक्र काफी कह सकते हैं सनसनीखेज है, जैसा पत्र में लिखा गया है। क्या है उसमें? पत्र के अनुसार श्रीमती सोनिया गांधी ने श्री R.K. आनंद की उम्मीदवारी को मंजूरी दी थी। उन्हें कांग्रेस और इनेलो के मिलाकर 37 विधायकों का समर्थन था, जो जीतने के लिए काफी था। हाँ, 37 वोट तो काफी होते हैं। बिल्कुल, लेकिन पत्र में आरोप लगाया गया है कि इसके बावजूद राज्य के एक प्रभावशाली नेता को कथित तौर पर वोट नहीं डालने की अनुमति दी गई। वोट न डालने की अनुमति? हाँ, ऐसा पत्र में लिखा है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात जो पत्र में लिखी है वो ये है कि एक निर्दलीय विधायक, जिनके बारे में पत्र कहता है कि वो अब कांग्रेस के सांसद हैं जी, उन्हें कथित तौर पर जानबूझकर एक अलग स्याही वाले पेन से वोट डालने के लिए कहा गया। अलग स्याही वाले पेन से? क्यों? पत्र के मुताबिक इसका नतीजा ये हुआ कि नियमों के अनुसार स्याही अलग होने के कारण कांग्रेस के सभी 14 वोट रद्द हो गए और पार्टी समर्थित उम्मीदवार चुनाव हार गया, ऐसा पत्र में दावा है। अरे, ये तो बहुत ही अजीब बात है अगर ये सच है तो। अगर पत्र के इन दावों को देखें तो इसका मतलब तो बहुत गंभीर है। ये सीधे तौर पर पार्टी के आधिकारिक फैसले के खिलाफ अंदरूनी तोड़फोड़ या ऐसी गुटबाजी की तरफ इशारा करता है जो पार्टी के हितों को ही नुकसान पहुंचा रही थी। हाँ, ये तो साफ है। इससे ये सवाल उठता है, जैसा पत्र इशारा करता है, कि पार्टी के अंदर अनुशासन बनाए रखने और नेतृत्व के निर्देशों का पालन करवाने की व्यवस्था कितनी प्रभावी थी। ये घटना, जैसा सिंह इसे पेश करते हैं, सिर्फ एक चुनावी हार नहीं, बल्कि पार्टी के आंतरिक कंट्रोल और एकजुटता पर एक बड़ा सवालिया निशान है। पत्र 2016 की घटना के बाद 2019 से 2024 के दौर को अंतिम विघटन का काल कहता है। इसमें भी कई उदाहरण दिए गए हैं। जी हाँ, इस दौर की भी कई घटनाओं का जिक्र है जिन्हें वो पार्टी के पतन के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। क्या क्या है वो? एक तो कुमारी सैलजा, जिन्हें पत्र वरिष्ठ दलित नेता और AICC महासचिव बताता है। उन्हें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन पत्र का आरोप है कि 2022 में राज्य के एक प्रमुख नेता के दबाव में उन्हें हटा दिया गया, अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। जी, पत्र के अनुसार। फिर श्रीमती श्रुति चौधरी, जो पत्र के मुताबिक 2 बार सांसद रह चुकी हैं, उन्हें भिवानी से लोकसभा टिकट नहीं दिया गया। पत्र ये भी जोड़ता है कि आज वो भाजपा सरकार में मंत्री हैं। अच्छा। श्रीमती किरण चौधरी, 5 बार की विधायक और पूर्व मंत्री, के बारे में पत्र कहता है कि उन्हें लगातार अपमानित किया गया। आरोप ये भी है कि जब वो कांग्रेस विधायक दल की नेता थीं, तब कुछ विधायकों को उनकी बुलाई बैठकों का बहिष्कार करने के लिए कहा गया था। ये भी गंभीर आरोप है। बिल्कुल। फिर श्रीमती सावित्री जिंदल, 3 बार विधायक और पूर्व मंत्री, कांग्रेस छोड़कर आज निर्दलीय विधायक है, ऐसा पत्र में लिखा है। और श्री नवीन जिंदल,
3 बार के सांसद अब भाजपा के सांसद हैं, ये भी पत्र नोट करता है। ये लिस्ट तो वाकई लंबी होती जा रही है। ये सूची, जैसा पत्र दिखाता है, दर्शाती है कि वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने या हाशिए पर जाने का सिलसिला कथित तौर पर जारी रहा। और पत्र इन घटनाओं को जोड़ते हुए एक और गंभीर आरोप लगाता है। वो क्या है? चुनाव का उदाहरण देता है। आरोप है कि एक अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के अनुभवी सदस्य के बजाय राज्य के एक नेता के बेटे को नामांकित कर दिया गया। ओहो। पत्र इसे पार्टी के पारिवारिक उपक्रम बनने का प्रतीक बताता है। ये तो काफी तीखी टिप्पणी है। जी। पत्र श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो AICC महासचिव हैं, उनका भी जिक्र करता है। पत्र के अनुसार उन्हें भी हरियाणा की अंदरूनी गुटबाजी के कारण राजस्थान से राज्यसभा जाना पड़ा। राजस्थान से? हाँ, और श्री अजय माकन की हरियाणा से राज्यसभा चुनाव में हार को भी पत्र इसी नेतृत्व संकट और अंदरूनी खींचतान का नतीजा बताता है। तो मतलब पत्र 2019-24 के दौर को सिर्फ नेताओं के जाने के तौर पर नहीं देख रहा? नहीं, बल्कि कथित तौर पर पार्टी पर एक गुट विशेष के नियंत्रण और व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देने के दौर के रूप में चित्रित कर रहा है। और ये सब पृष्ठभूमि तैयार करता है 2024 के विधानसभा चुनाव के विश्लेषण के लिए, जिस पर पत्र खास ध्यान देता है। हाँ, 2024 का विधानसभा चुनाव। पत्र याद दिलाता है कि लगभग सभी सर्वे और मीडिया रिपोर्ट्स में कांग्रेस की साफ जीत की भविष्यवाणी थी। जी, माहौल तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन नतीजे बिल्कुल उल्टे रहे। और पत्र इस अप्रत्याशित हार का कारण सीधे तौर पर संगठन की अंदरूनी कमजोरियों और राज्य नेतृत्व के कथित गलत फैसलों को बताता है। उनके अनुसार ये अप्रत्याशित नहीं था। पत्र कहता है कि जो लोग हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति से वाकिफ थे, उनके लिए ये नतीजा कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं था। अच्छा, तो 2024 चुनाव को लेकर क्या खास आरोप हैं पत्र में? कुछ बहुत ही विशिष्ट और कह सकते हैं गंभीर आरोप है। जैसे? पहला, लोकसभा चुनाव में दलित वोटरों का भारी समर्थन मिला कांग्रेस को, 5 सीटें जीती भी। लेकिन इसके बावजूद राज्य नेतृत्व ने कथित तौर पर अहंकार और संकीर्ण पारिवारिक हितों के चलते कुमारी सैलजा को विधानसभा चुनाव में साइडलाइन कर दिया। लोकसभा जीतने वाली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को? हाँ, पूर्व अध्यक्ष जिन्हें हटाया गया था। दूसरा, पत्र में आरोप है कि कुमारी सैलजा के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणियां की गईं और आपत्तिजनक वीडियो फैलाए गए। साथ ही उनके समर्थकों को टिकट देने से इनकार कर दिया गया। पत्र का दावा है कि इन सब के चलते दलित समुदाय ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। तीसरा आरोप है टिकट चोरी का। पत्र कहता है कि कई योग्य और जीतने वाले उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर दिया गया और उनकी जगह कथित तौर पर पैसे या दूसरे रिसोर्स के बल पर बाहरी या अयोग्य लोगों को टिकट दिए गए। टिकट चोरी, ये शब्द इस्तेमाल किया है। जी, 4 टिकट चोरी। और चौथा आरोप है चुनाव चोरी का। पत्र दावा करता है कि राज्य नेतृत्व के करीब माने जाने वाले कई लोगों ने या तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा या फिर अंदर ही अंदर पार्टी उम्मीदवारों को हराया। भितरघात हाँ, भितरघात। ये बेहद संगीन आरोप हैं जो सीधे सीधे चुनाव प्रक्रिया और उम्मीदवारी चयन पर सवाल उठाते हैं। और पत्र यही नहीं रुकता। और क्या है? यह कैप्टन अजय यादव और श्री कुलदीप शर्मा जैसे दूसरे सीनियर नेताओं के कथित अपमान और इस सब पर केंद्रीय नेतृत्व की चुप्पी का भी जिक्र करता है। तो इन सब बातों को सामने रखते हुए प्रोफेसर सिंह अपने पत्र में एक कड़वे नतीजे पर पहुंचते हैं। जी, उनका निष्कर्ष काफी कड़वा है। क्या कहते हैं आखिर में? वे लिखते हैं कि उनके विचार में कांग्रेस अब हरियाणा में एक व्यक्ति और उसके परिवार की जागीर बनकर रह गई है। जागीर? हाँ, जहां वफादारी का इनाम गुलामी है और असहमति की सजा पार्टी से बाहर का रास्ता। ये तो बहुत ही निराशावादी नजरिया है। ये निष्कर्ष निश्चित रूप से पत्र लिखने वाले की हताशा और मोहभंग को दिखाता है। और ये हताशा पत्र के अगले हिस्से में और भी साफ होती है, जहां वो जवाबदेही की कमी पर जोर देते हैं। हाँ, जवाबदेही की कमी। पत्र इस बात को अंडरलाइन करता है कि 2009 से लेकर 2024 तक पार्टी को हरियाणा में लगातार चुनावी हार मिली। जी, एक के बाद एक। लेकिन इसके लिए कभी कोई ठोस जवाबदेही तय नहीं हुई। पत्र के अनुसार जिन लोगों पर वोट चोरी, राज्यसभा 2016 या टिकट चोरी और चुनाव चोरी विधानसभा 2024 जैसे गंभीर आरोप लगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा उनका कहना है।
पत्र 2005 के चुनाव की याद दिलाता है, जब श्री भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने 67 सीटें जीती थी। हाँ, वो एक बड़ी जीत थी। और उसके बाद से पार्टी के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है, ऐसा सिंह का कहना है। वो लिखते हैं कि हरियाणा की जनता न केवल राज्य नेतृत्व से बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व से भी निराश है। पत्र में एक और महत्वपूर्ण बात का जिक्र है। प्रोफेसर सिंह लिखते हैं कि 2024 की हार के बाद कथित तौर पर खुद श्री राहुल गांधी ने एक मीटिंग में माना कि राज्य नेतृत्व ने व्यक्तिगत हितों को पार्टी के हितों से ऊपर रखा। राहुल गांधी ने माना? पत्र के अनुसार हाँ, लेकिन पत्र कहता है कि इस बात को मानने के बावजूद वही नेतृत्व बना रहा। ये पॉइंट सिंह के इस तर्क को बल देने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि पार्टी में सुधार की कोई गुंजाइश उन्हें नहीं दिखती। ये तो बड़ी बात है अगर ऐसा हुआ है। तो इन सभी शिकायतों, आरोपों और विश्लेषणों के बाद प्रोफेसर सिंह अपने अंतिम फैसले पर आते हैं। उनका फाइनल स्टैंड क्या है? उनका फाइनल स्टैंड बहुत साफ है, जैसा पत्र के आखिर में लिखा है। क्या है वो? वो कहते हैं कि उनका कांग्रेस पार्टी की क्षमता से विश्वास उठ गया है कि वो हरियाणा की जनता के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। मतलब पार्टी पर से भरोसा उठ गया। हाँ, वो जोर देकर कहते हैं कि हरियाणा के लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट है, लेकिन मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व में उनका कोई विश्वास नहीं बचा है और इसीलिए भारी मन से वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये है प्रोफेसर संपत सिंह के त्यागपत्र का पूरा सार। जी, ये एक ऐसा दस्तावेज है जो एक सीनियर नेता के नजरिए से पार्टी के भीतर की कथित समस्याओं का एक विस्तृत खाका खींचता है, उनकी अपनी शिकायतों से लेकर व्यवस्थागत मुद्दों, गुटबाजी, चुनावों में कथित गड़बड़ियां और जवाबदेही की कमी तक। बिल्कुल। अगर हम संक्षेप में देखें तो इस पत्र से उभरने वाले मुख्य बिंदु क्या रहे? एक तो प्रोफेसर सिंह के अपने अनुभव और पुरानी शिकायतें। हाँ। दूसरा, हरियाणा कांग्रेस में कथित तौर पर गहरी जड़ें जमा चुकी गुटबाजी, जिसके कारण कई वरिष्ठ नेताओं को पार्टी छोड़नी पड़ी, जैसा पत्र दावा करता है। जी, वो लंबी लिस्ट हमने देखी। तीसरा, 2016 के राज्यसभा चुनाव और खासकर 2024 के विधानसभा चुनावों से जुड़े बेहद गंभीर आरोप, टिकट चोरी, चुनाव चोरी जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। चौथा, पार्टी की लगातार हार के लिए जवाबदेही की कथित कमी और अंततः पार्टी के एक पारिवारिक जागीर में बदलने का आरोप। ये पत्र, जैसा हमने देखा, सिर्फ एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं है। ये हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही कथित उथल-पुथल और चुनौतियों का एक डिटेल्ड क्रिटिकल लेखा-जोखा पेश करता है, जो दशकों का अनुभव रखने वाले एक नेता ने लिखा है। हाँ, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि कोई भी राजनीतिक संगठन अपने ही एक सीनियर सदस्य द्वारा लगाए गए इस तरह के गंभीर और विस्तृत आरोपों का सामना कैसे करता है और इससे कैसे निपटता है। ये सोचने वाली बात है। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को रोकते हैं। ये पत्र निश्चित रूप से हरियाणा कांग्रेस के लिए और भारतीय राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए सोचने और विश्लेषण करने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर संपत सिंह के त्यागपत्र के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।